तो ये पहला वीडियो इस चैनल पे। इस वीडियो में हम नियोप्लाजिया के बारे में पढ़ेंगे। अभी जो वीडियोस की सीरीज़ आएगी उसमें हम नियोप्लाजिया को कंप्लीट करेंगे, जो कि एमबीबीएस सेकेंड प्रॉफ का एक पैथोलॉजी का यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये नियोप्लाजिया होगा। नियोप्लाजिया का मीनिंग होता है न्यू ग्रोथ, और नियोप्लाज्म मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल्स एंड स्ट्रोमा कंप्राइजिंग दैट न्यू ग्रोथ। तो जो सेल्स और स्ट्रोमा जो उस न्यू ग्रोथ को करा रहे हैं, उसके कलेक्शन को हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नियोप्लाज्म। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ एपिथेलियल सेल्स। सपोर्टिंग टिश्यू क्या हो सकता है? जैसे कि ब्लड वेसल्स, जो उस ग्रोथ को सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो नियोप्लाज्म का डेफिनेशन क्या है? नियोप्लाज्म इज डिफाइंड एज अ जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का एक जेनेटिक डिसऑर्डर है दैट इज ट्रिगर्ड बाय एक्वायर्ड और लेस कॉमनली इनहेरिटेड म्यूटेशंस अफेक्टिंग सिंगल सेल एंड इट्स क्लोनल प्रोजनी। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर है यानी कि जीन में कुछ तो भी चेंज हो रहा है, और सेल ग्रोथ यानी कि इससे सेल ग्रोथ अफेक्ट हो रही है। सेल की जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ होगी नियोप्लाज्म में। ठीक है, तो अब ये क्यों होगी? म्यूटेशन के कारण होगी। जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे आ रहा है? ये म्यूटेशन के कारण आ रहा है। ये म्यूटेशंस कैसी हो सकती हैं? एक्वायर्ड हो सकती हैं या फिर इनहेरिटेड हो सकती हैं। ठीक है, तो इनहेरिट जो होती हैं वो लेस कॉमनली ऐसी म्यूटेशंस इनहेरिट होती हैं जिससे कि नियोप्लाज्म डेवलप हो। ठीक है, तो लेस कॉमनली इनहेरिटेड म्यूटेशंस हैं ये, या फिर एक्वायर्ड हो सकती हैं ये म्यूटेशंस। अब ये म्यूटेशंस सिंगल सेल या फिर सिंगल सेल और उसकी क्लोनल प्रोजनी दोनों को अफेक्ट करेंगी। क्लोनल प्रोजनी देखते हैं हम क्या होता है। तो एक होता है मोनोक्लोनल प्रोजनी और एक होता है पॉलीक्लोनल प्रोजनी। ठीक है, तो मोनोक्लोनल में क्या होता है? जो डॉटर सेल्स रहेंगे वो पेरेंट सेल्स के बिल्कुल कार्बन कॉपी होंगे। जैसे मान लो ये एक सेल है, ये डिवाइड हो रहा है, ये 2 सेल बना रहा है, ये और डिवाइड हो रहा है और सेल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेल्स फॉर्म होंगे, इन सब के पास सेम आइसोएंजाइम होगा, सेम आइसोएंजाइम होगा। ठीक है, और वहीं पॉलीक्लोनल में क्या होगा कि उसमें डिफरेंट आइसोएंजाइम्स होंगे। तो जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दूं अगर आपको, तो ऐसा होगा। जैसे हम टी सेल्स देखते हैं, तो टी सेल्स में अलग अलग टी सेल, जब लिम्फोइड टिश्यू में टी सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम उसको पॉलीक्लोनल मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो टी सेल रिसेप्टर होते हैं वो हर एक टी सेल के ऊपर अलग अलग होते हैं, अलग अलग एंटीजन के लिए होते हैं। ठीक है, अलग अलग शेप के होंगे, अलग अलग एंटीजन को जो रिकॉग्नाइज कर पाएँ। लेकिन अगर इनमें से कोई एक टी सेल किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेता है, तो फिर उसका मोनोक्लोनल एक्सपेंशन होता है, मोनोक्लोनल मल्टीप्लिकेशन होता है। यानी कि जो डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे वो उनका टी सेल रिसेप्टर पेरेंट टी सेल रिसेप्टर के एकदम आइडेंटिकल होगा, ताकि उस एंटीजन को से बाइंड करके वो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन दिखा सकें। ठीक है, तो जब एंटीजन रिकॉग्निशन हो जाएगा तो उसके बाद मोनोक्लोनल एक्सपेंशन होगा, और वैसे नहीं तो नॉर्मली लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर हमारा पॉलीक्लोनल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया। अब ट्यूमर किन दो चीज़ों से बनता है? 2 चीज़ों से बनता है ये। एक होता है पैरेन्काइमा और एक होता है स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा क्या है? पैरेन्काइमा कंसिस्ट्स ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स एंड स्ट्रोमा कंसिस्ट्स ऑफ, जैसा हमने पहले देखा था कि सपोर्टिंग सेल्स विद सपोर्ट द पैरेन्काइमा। तो कौन कौन सपोर्ट कर सकता है? ब्लड वेसल हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है, अब स्ट्रोमा भी क्या हो सकता है? स्ट्रोमा जो है ट्यूमर को या तो सॉफ्ट बनाएगा या तो हार्ड बनाएगा। हार्ड कब होगा? जब उसमें कोलाजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा अबेंडेंस में होंगे। तो जब पैरेन्काइमा सेल्स स्टिमुलेट करते हैं स्ट्रोमा में कोलाजन का सिंथेसिस, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेस्मोप्लाजिया। ठीक है, डेस्मोप्लाजिया। और जब ये कनेक्टिव टिश्यू बहुत कम होगा ट्यूमर के अंदर, तो वो सॉफ्ट हो जाए, तो वो ट्यूमर सॉफ्ट होगा। ठीक है, अब हम डिफरेंस देखते हैं बेनाइन ट्यूमर और मेलिग्नेंट ट्यूमर में। मैंने यहाँ पर मेलिग्नेंट ट्यूमर के पॉइंट्स नहीं लिखे हैं ताकि हम इसको कंपेयर करके देख सकें, क्योंकि मेलिग्नेंट जस्ट अपोजिट होता है। तो हम इसको गैस करेंगे कि क्या हो सकता है मेलिग्नेंट का पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है बेनाइन ट्यूमर में कि ये लोकलाइज्ड एट देयर साइट।
यानी कि अपनी साइट से इन्वेड करके मेटास्टेसाइज करके किसी और साइट पर जा कर के नई ग्रोथ नहीं करवाते, तो इसलिए बेनायन है, ठीक है। मैलिग्नेंट में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, यानी कि वो मेटास्टेसाइज करेंगे और दूसरे बॉडी पार्ट में जा कर के वहाँ अलग नियोप्लास्टिक लीजन नियोप्लास्टिक लीजन करवाएंगे, ट्यूमर ग्रोथ करवाएंगे वहाँ, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर्स कैसे होते हैं, तो बेनाइन ट्यूमर्स कैप्सुलेटेड होते हैं, तो यहाँ पर नॉन कैप्सुलेटेड आ जाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में। देन बेनाइन ट्यूमर्स वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। डिफ्रेंशिएशन का मतलब हम आगे देखेंगे। डिफ्रेंशिएशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो ट्यूमर सेल है या जो नया सेल बन रहा है ग्रोथ के टाइम पे, वो नॉर्मल सेल से को कितना रिजेंबल कर रहा है फंक्शनली एंड मॉर्फोलॉजिकली, ठीक है, कि वो उसके जैसे फंक्शन कर पा रहा है कि नहीं, किस डिग्री तक वो उसके जैसा फंक्शन कर पा रहा है। तो बेनाइन ट्यूमर में जो होगा वो वेल डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे, यानी कि वो काफ़ी कुछ नॉर्मल सेल्स की तरह ही एक्ट करेंगे। और मैलिग्नेंट सेल में इसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी पुअरली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स मिलेंगे। बेनाइन ट्यूमर जो है वो नॉन इन्वेजिव और एंड इट डज नॉट शो मेटास्टेसिस। यहाँ मैलिग्नेंट में क्या होगा, मेटास्टेसिस शो करेगा, यानी कि वो दूसरे बॉडी पार्ट में जाके नया ट्यूमर ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। बेनाइन ट्यूमर में क्या होता है, एनसी रेशियो नॉर्मल होता है, ठीक है। एनसी रेशियो क्या होता है, एन यानी कि न्यूक्लियस, सी यानी साइटोप्लाज्म, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो, ठीक है। तो नॉर्मली होता है 1/4 से लेके 1/6 तक। मैलिग्नेंट सेल्स में ये एनसी रेशो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि नए नए सेल्स रिपीटेटिव डिवीजन बहुत उसमें फास्ट है, तो इसमें क्या होगा, साइटोप्लाज्म सिंथेसाइज होने का टाइम ही नहीं मिल पाएगा और वो उसका डिवीजन हो जाएगा। तो न्यूक्लियस इसमें बहुत बड़ा रहेगा। न्यूक्लियस बड़ा रहेगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो रेशियो बड़ा आएगा, ठीक है। तो एनसी रेशियो हाई आएगा इसमें, ठीक है। अभी सेल्स ऑफ यूनिफॉर्म शेप एंड साइज बेनायन में, तो मैलिग्नेंट में नॉन यूनिफॉर्म शेप एंड साइज। यहाँ पर इंटैक्ट सेल पोलैरिटी होगा बेनायन में, यहाँ पर सेल पोलैरिटी नहीं होगा। सेल पोलैरिटी मतलब जैसे मान लो ये ओवल सेल्स हैं अगर उसमें, तो ऐसे अरेंज्ड हैं, ठीक है। इन सब की डायरेक्शन एक जैसी है, ठीक है। लेकिन मैलिग्नेंट में क्या होगा, एक तो शेप एंड साइज उसका बिगड़ जाएगा, फिर उसका जो डायरेक्शन है अरेंजमेंट का वो ऐसा रैंडमाइज्ड फैशन में रहेगा, ठीक है। तो ये मैलिग्नेंट का फीचर है, ठीक है। सेल पोलैरिटी लॉस हो गई है इसमें, ठीक है। अभी हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो पहले देखते हैं बेनायन ट्यूमर का नॉमेनक्लेचर। तो इसमें सफिक्स लगता है ओमा, ठीक है। तो एग्जाम्पल फाइब्रोब्लास्ट का जो होगा फाइब्रोमा, कार्टिलेज का कॉन्ड्रोमा, क्योंकि हम कॉन्ड्रो वर्ड कार्टिलेज के लिए यूज़ करते हैं। देन बेनायन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्लैंडुलर टिश्यू, यानी कि एपिथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, इसको हम बोलेंगे एडिनोमा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, एडिनोमा। और अगर वही बेनायन एपिथेलियल न्यूप्लाज्म विच प्रोड्यूस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे पेपिलोमा। जिसमें सिस्टिक मास होगा उसको हम बोलेंगे सिस्ट एडिनोमास, ठीक है। अब हम मैलिग्नेंट ट्यूमर का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। तो अगर वो सॉलिड मीजेनकाइमल टिश्यू का होगा तो हम उसको बोलेंगे सार्कोमा। क्या बोलेंगे, सार्कोमा, ठीक है। एग्जाम्पल कॉन्ड्रोसार्कोमा, यानी कि कार्टिलेज का मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। देन मैलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम ब्लड सेल्स, इसको हम बोलेंगे ल्यूकेमिया या फिर लिम्फोमा, ठीक है। लिम्फोमा पर्टिकुलरली लिम्फोसाइट्स के लिए बोलते हैं और ल्यूकेमिया अदर ब्लड सेल्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर विच अराइजेस फ्रॉम एपिथेलियल सेल, उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमा। एग्जाम्पल स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। और अगर यही ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल्स का होगा तो हम इसको बोलेंगे एडिनो कार्सिनोमा। यहाँ हम एडिनोमा बोलते थे जो ग्लैंडुलर टिश्यू का रहता था बेनायन में, तो यहाँ हम एडिनो कार्सिनोमा बोलेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द ट्यूमर्स इन्वॉल्व ओनली सिंगल जर्म लेयर, ठीक है। जैसे हम जानते हैं जर्म लेयर 3 होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो यूजुअली जो रहता है ट्यूमर्स एक ही जर्म लेयर को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। एक ट्यूमर एक ही जर्म लेयर को अफेक्ट करेगा। अगर कोई ट्यूमर है जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेम जर्म लेयर को अफेक्ट कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स स्कैटर्ड होते हैं स्ट्रोमा में,
वहाँ कार्टिलेज और बोन के भी वो फ्रेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स हो गए ये किसके, मीजोडर्म के। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। ठीक है। देन यहाँ एक एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन क्या है, जब ट्यूमर मोर देन वन जर्म लेयर इन्वॉल्व करे। ठीक है। तो ये कहाँ हो सकता है, स्टेम सेल्स में हो सकता है। स्टेम सेल्स यानी कि जर्म सेल्स, या फिर हमारा एम्ब्रायोनिक लाइफ में। ठीक है। तो हम ऐसे ट्यूमर को क्या बोलेंगे, ऐसे ट्यूमर को हम बोलेंगे टेराटोमा। ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं हमारटोमा और कोरिस्टोमा। ठीक है। तो हमारटोमा क्या है, एबनॉर्मल टिश्यू ग्रोथ एट नॉर्मल साइट, इसमें साइट नॉर्मल रहेगी। और कोरिस्टोमा में क्या होता है, नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ एट एबनॉर्मल साइट। तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। जैसे कि मान लो एक लिवर है, ठीक है, ये लिवर है। अब लिवर में अगर डिसऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होगा, ठीक है, जैसा ग्रोथ ऑफ सेल हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा हमारटोमा कहलाएगा। ठीक है। वहीं कोरिस्टोमा क्या है, जैसे मान लो कि तुम्हारा स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है। अब यहाँ पर पैनक्रियास की सेल्स आ गए, तो नहीं होना चाहिए ना, वो तो इसकी एनाटॉमिकल साइट गलत है, वो तो पैनक्रियाज में होने चाहिए थे, पैनक्रियाटिक सेल्स पैनक्रियाज में होना चाहिए थे। यहाँ पर क्या है, ये लिवर के ही सेल्स हैं, ये जो है ना, लिवर के ही सेल्स हैं, पर डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। तो डिसऑर्गेनाइज्ड हैं पर इनका साइट नॉर्मल है, साइट नॉर्मल है पर टिश्यू एबनॉर्मल है। यहाँ पर ये टिश्यू तो नॉर्मल है, पैनक्रियाटिक टिश्यू, लेकिन इसका साइट एबनॉर्मल है, तो ये कोरिस्टोमा हो जाएगा। और जिसमें साइट नॉर्मल रहता है और टिश्यू एबनॉर्मल रहता है तो वो हमारटोमा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है अपना डिफ्रेंसीशन। तो डिफ्रेंसीशन, ठीक है, अभी डिफ्रेंसीशन क्या होता है, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच न्यूप्लास्टिक सेल रिसेंबल नॉर्मल सेल ऑफ ओरिजिन। जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था कि कितने हद तक एक न्यूप्लास्टिक सेल नॉर्मल सेल की तरह फंक्शन कर रहा है या उसकी तरह रिसेंबल कर रहा है ना, उसको हम डिफ्रेंसीशन बोलेंगे। अगर वो काफ़ी कुछ उसके नॉर्मल सेल की तरह फंक्शन कर रहा है या उसके जैसा उसका रिजेंबल कर रहा है तो डिफ्रेंसीशन हाई है, वेल डिफ्रेंशिएटेड ट्यूमर या फिर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ है वो। ठीक है। और अभी हम देखते हैं एनाप्लाजिया। ठीक है। तो एनाप्लाजिया क्या है, एनाप्लाजिया इज़ मार्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि मार्फोलॉजिकली और फंक्शनली जब न्यूप्लास्टिक टिश्यू नॉर्मल सेल को नहीं रिसेंबल करेगा तो हम उसको हम बोलेंगे एनाप्लाजिया। एनाप्लाजिया क्या है, न्यूप्लास्टिक सेल का ग्रोथ है जिसमें कि न्यूप्लास्टिक सेल मॉर्फोलॉजिकली यानी कि कैसा दिखता है, कैसे फीचर्स हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या हैं, वो नॉर्मल सेल से नहीं मैच करनी चाहिए। साथ ही साथ फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन भी नहीं है, यानी कि फंक्शनली भी वो रिजेंबल नहीं करना चाहिए नॉर्मल सेल्स को। कि जैसे मान लो किसी ग्लैंड में ट्यूमर अराइज हो रहा है, तो ग्लैंड क्या कर रहा था, जैसे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड था तो वो कोई हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, लेकिन अब जो ट्यूमर ग्रो हुआ है वहाँ वो हार्मोन सिक्रीट नहीं कर रहा है, तो वो उसका फंक्शनल डिफ्रेंशिएशन का लॉस हुआ। और मार्फोलॉजिकल क्या हुआ कि जैसे हम जो मार्फोलॉजी रहती है सेल की कि इसका न्यूक्लियस इस एनसी रेशियो इसका जो है 1/4 to 1/6 रहेगा, तो वो अल्टर्ड हो जाएगा, न्यूक्लियस बहुत बड़ा होगा, है ना, इरेगुलरली शेप्ड मार्जिन्स होंगी, ये सब जो फीचर्स हैं तो वो मॉर्फोलॉजिकल लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है। तो एनाप्लेजिया इज मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल लॉस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। ठीक है। देन मैलिग्नेंट मास इज मोस्टली अनडिफ्रेंशिएटेड एंड बेनाइन इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले डिफरेंस देखा था मैलिग्नेंट और बेनाइन के बीच में, तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो रहते हैं वो मोस्टली अनडिफ्रेंशिएटेड रहते हैं और बेनाइन जो है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं। ठीक है। अगर मैलिग्नेंट कोई ट्यूमर वेल डिफ्रेंशिएटेड है देन दे आर आइडेंटिफाइड बाय इन्वेजिव नेचर, यानी कि इस क्या बोलना चाह रहा है यहाँ कि देखो अगर वेल डिफ्रेंशिएटेड है, ठीक है, तो वो मोस्टली बेनाइन होता है, पर अगर वेल डिफ्रेंशिएटेड मैलिग्नेंट होगा तो हम कैसे बोल रहे हैं कि वे वेल डिफ्रेंशिएटेड मैलिग्नेंट है, तो उसको बेनाइन से जो डिफ्रेंशिएट करता है जो फीचर वो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इन्वेजिव नेचर। इन्वेजिव नेचर क्या, यानी कि वो
अदर टिश्यूज़ को जा कर के अफेक्ट करेगा और वहाँ पर नया ग्रोथ चालू करवाएगा। वो हो गया उसका इन्वेजिव नेचर। बेनाइन में ये इन्वेजिव नेचर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट फाउंड इन बेनाइन ट्यूमर्स। देन आता है हमारा नेक्स्ट फीचर प्लियोमॉर्फिज्म। प्लियोमॉर्फिज्म क्या होता है? इट इज़ डिफरेंस और वेरिएशन इन सेल का शेप एंड साइज़। यानी कि जैसे मान लो ये एक टिश्यू है, ये मान लो टिश्यू है, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिकल सेल्स रहेंगे, उनका साइज़ एक सा रहेगा, उनका शेप एक सा रहेगा। तो ये क्या हो गया? ये प्लियोमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन प्लियोमॉर्फिज्म में क्या होगा? ये कोई इतना छोटा सा सेल है, कोई इतना बड़ा सा सेल है, कोई किसी का कुछ शेप है, किसी का कुछ शेप है, ठीक है। शेप, साइज़ ये सब डिफरेंट है ना। तो इसको हम बोलते हैं प्लियोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो यहाँ हम ट्यूमर जाइंट सेल और इन्फ्लेमेटरी लैंगहेंस सेल्स का डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो ट्यूमर जाइंट सेल क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस लार्ज होता है, हाइपरक्रोमैटिक होता है और सिंगल और मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। ट्यूमर जाइंट सेल में यानी कि एक ट्यूमर में जैसे ये इधर बड़ा सा सेल है तो ट्यूमर जाइंट सेल में क्या होता है? वेरी लार्ज न्यूक्लियस होता है, हाइपरक्रोमैटिक यानी कि वेरी डेंस न्यूक्लियस होता है, बहुत ज़्यादा डेंस उसका स्टेन होगा वो, ठीक है। और एक सेल के अंदर सिंगल या फिर मल्टीपल न्यूक्लियस हो सकते हैं। वहीं इन्फ्लेमेटरी लैंगहेंस सेल जो था, जिसको हम बॉडी जाइंट सेल, फॉरेन बॉडी जाइंट सेल बोल रहे थे, वो मैक्रोफेज से डिराइव होता है, ठीक है। नॉर्मली अपीयरिंग मैनी स्मॉल न्यूक्लियस होते हैं इसमें, यानी कि जैसा बाकी सेल में न्यूक्लियस हैं वैसे ही न्यूक्लियस रहेंगे, लेकिन मल्टीपल न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ट्यूमर जाइंट सेल और इन्फ्लेमेटरी लैंगहेंस, या फिर जिसको हम बोलते हैं फॉरेन बॉडी जाइंट सेल। दोनों जाइंट सेल हैं, इसलिए यहाँ पर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, ठीक है। अभी अनडिफरेंशिएटेड कैंसर ट्यूमर में क्या होता है? माइटोसिस होता है, बट माइटोसिस कैन बी सीन इन नॉर्मल टिश्यू एज वेल, है ना। जैसे कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ गट। तो देखो माइटोसिस में क्या होता है ना, नए नए सेल बने होते हैं। तो सेल जब बनते हैं माइटोसिस के बाद, तो फिर उसके बाद उसमें डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। मैलिग्नेंट में क्या होता है? इतना जल्दी माइटोसिस होता है कि डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं सेल, है ना। इसलिए यूजुअली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जो रहते हैं वो वेरी जो है वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस तो लेकिन नॉर्मल सेल्स में भी होती है। नॉर्मल सेल्स में कहाँ हो सकती है? तो माइटोसिस हमारी एपिथेलियल लाइनिंग में होती है। एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो हर कुछ दिन में पूरी शेड ऑफ होती है और नई एपिथेलियल लाइनिंग आती है ना। तो ऐसा नहीं है कि माइटोसिस जो है वो सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर का ही फीचर है, वो नॉर्मल टिश्यू में भी दिख सकता है, ठीक है। पर अगर वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में हो रहा है माइटोसिस, तो उसमें हमको एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे, ठीक है। माइटोटिक फिगर्स क्या होता है? दैट इज़ माइटोटिक स्पिंडल जो बनता है ना हमारा सेल में। यूजुअली नॉर्मली क्या होता है? हमारा 2 माइटोटिक स्पिंडल रहता है ना। जैसे ये इस टाइप का हमारा रहता है ना। तो ये माइटोटिक स्पिंडल है, ठीक है। अगर यहाँ पर मोर देन 2 माइटोटिक स्पिंडल आएगा ये, ठीक है। यहाँ स्पिंडल आएगा, फिगर नहीं होगा। एटिपिकल माइटोटिक फिगर यानी कि क्या होता है? मोर देन 2 माइटोटिक स्पिंडल्स, ठीक है, वो रहेगा। यानी कि वो एक मैलिग्नेंट ट्यूमर का फीचर है, ठीक है। तो माइटोसिस इज अ फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी, बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव फॉर मैलिग्नेंसी। इट मे बी प्रेजेंट इन नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल टिश्यू, ठीक है। तो नॉर्मल टिश्यू और मैलिग्नेंट टिश्यू के बीच की माइटोसिस में हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं कि जो मैलिग्नेंट टिश्यू रहेगा उसमें, उसकी माइटोसिस में हमको एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स मिलेंगे। एटिपिकल माइटोटिक फिगर्स यानी माइटोटिक स्पिंडल मोर देन 2 होगा, ठीक है। देन लॉस ऑफ पोलैरिटी। लॉस ऑफ पोलैरिटी यानी कि लॉस ऑफ ओरिएंटेशन। जैसे मान लो कोई हमारा टिश्यू था, ठीक है, वो सारा टिश्यू में सारे सेल्स ऐसे अरेंज थे, ये नॉर्मल उसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया,
ठीक है। अब लेकिन मान लो मैलिग्नेंट है, ये नॉर्मल था, अब मैलिग्नेंट है, तो कोई सेल ऐसा रेंज है, कोई ऐसा रेंज है, कोई ऐसा रेंज है, शेप साइज में भी इसका डिफरेंस है, कोई ऐसा है, कोई इस टाइप का है। तो ऐसे उसकी पोलैरिटी लॉस हो गई। पोलैरिटी यानी कि जो एक उसका अरेंजमेंट था, जिस डायरेक्शन में सारे सेल्स अरेंज थे, उसका लॉस होना इज़ लॉस ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, ये भी एक फीचर है मैलिग्नेंट ट्यूमर का। ठीक है, अभी जो वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर रहता है, वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर कौन सा रहता है? मोस्टली बेनाइन रहता है। ठीक है, मोस्टली बेनाइन ट्यूमर रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ओवर फंक्शन करते हैं। जैसे मान लो कि हमारा पेनक्रियाज का एग्जांपल लेते हैं। मान लो पेनक्रियाज का जो पार्ट, कौन सा पार्ट उसका इंसुलिन सिक्रीट करता है? हाँ, आइलेट्स ऑफ लेकर है। ठीक है, उसमें बीटा सेल्स। ठीक है, अब मान लो वो हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, 12 सेल्स थे जैसे नॉर्मली। ठीक है, अब यहाँ पर जो है तुम्हारा ग्रोथ हो गया, बेनाइन ट्यूमर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये वेल डिफरेंशिएटेड रहते हैं, यानी कि मार्फोलॉजिकली और फंक्शनली काफ़ी कुछ रिसेंबल करेंगे नॉर्मल सेल्स को। तो इसमें क्या होगा कि ये 12 सेल्स तो सिक्रीट कर ही रहे थे, ये वाले 12 सेल्स तो सिक्रीट कर ही रहे थे इंसुलिन, प्लस ये जो नए 6 सेल बने ये भी इंसुलिन सिक्रीट करना चालू कर देंगे। ये भी इंसुलिन, ये भी, सॉरी, ये है ना, ये भी इंसुलिन सिक्रीट करेंगे और ये भी इंसुलिन सिक्रीट करेंगे। तो इंसुलिन जो है उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। तो ये ओवर फंक्शन करते हैं वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर। तो इसका एग्जांपल है बेनाइन ट्यूमर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड विच, है ना, उससे क्या होगा? इंक्रीज सिक्रीशन इन ब्लड कैन बी मेजर्ड एंड क्वान्टिफाइड। तो ये हमारे किस काम आ सकता है ये फैक्ट जो है? तो ये इस काम आ सकता है एक तो डायग्नोसिस की। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल लेवल से इंसुलिन बहुत ज़्यादा एलिवेटेड आ रहा है, तो उसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं कि वहाँ पर बेनाइन ग्रोथ हुई होगी। ठीक है, या फिर हम रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट भी देख सकते हैं। जैसे कि हमको मालूम है कि इसको कैंसर है, अब हम उसके ऊपर उसको हम थेरेपी दे रहे हैं, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, है ना, मेडिसिन चल रही हैं उसकी, तो सारा सा थेरेपी दे रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट चालू है। अब हम हमको अगर ट्रैक करना है कि उसका ट्रीटमेंट जो है उससे कितना बेटरमेंट हुआ है पेशेंट का, है ना, यानी कि कितना न्यूप्लास्टिक ग्रोथ कम हुआ है या ख़त्म हुआ है, तो उसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं इससे। इससे लेवल ऑफ तुम्हारा ये सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में तुम्हारा बेनाइन ट्यूमर हुआ है, ठीक है, तो ये ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाएगा, तो उसको मेजर कर सकते हैं ना। तो एक नॉर्मल अमाउंट से कितना बढ़ा हुआ रहा, जैसे पहले बहुत ज़्यादा एलिवेटेड था, है ना, तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट चालू किया, तो अगर वो फिर भी उसका लेवल कम नहीं हो रहा है, यानी कि थेरेपी उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, लेकिन अगर उसका लेवल कम आ रहा है, नियर नॉर्मल आने लगा, यानी कि थेरेपी काफ़ी काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रोग्रेस है पेशेंट का, तो हम उस थेरेपी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर थेरेपी काम नहीं कर रही तो हम शायद ट्रीटमेंट चेंज करके देखेंगे, है ना। तो इसके लिए तो एक तो डायग्नोसिस हो गया और एक हो गया ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को ट्रैक करने के लिए। ठीक है, देन इसका एग्जांपल फर्स्ट तो था एंडोक्राइन ग्लैंड वाला। ठीक है, देन सेकंड एग्जांपल है वेल डिफरेंशिएटेड ट्यूमर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जैसे हम उसमें तो देख रहे थे कि सिक्रीशन बढ़ रहा था, और जैसे एपिथेलियल सेल्स का अगर ट्यूमर होगा तो यहाँ पर केराटिन का सिक्रीशन बढ़ेगा। ठीक है, तो केराटिनाइजेशन बढ़ जाएगा इसका। अगर लिवर में बेनाइन ट्यूमर होगा तो लिवर का क्या सिक्रीशन है? बाइल एसिड, तो बाइल का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कि अगर उसका जो भी फंक्शन है वो अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डायग्नोसिस ऑफ द न्यूप्लास्टिक ग्रोथ और बेनाइन ग्रोथ। ठीक है, उससे हमको पता चल सकता है, डायग्नोसिस कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ट्रीटमेंट के रिस्पॉन्स को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देन एनाप्लास्टिक और पुअरली डिफरेंशिएटेड ट्यूमर में क्या होता है? लॉस ऑफ स्पेशलाइज्ड फंक्शन और एक्टिविटी होता है, या फिर क्या हो सकता है? एक्वायर न्यू और अनएंटिसिपेटेड फंक्शन। यानी जैसे देखो
कोई भी एक सेल था, ठीक है, वो कुछ काम कर रहा था, जैसे कि उसको हार्मोन सिक्रीट कर रहा था, ठीक है। अब जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड में मान लो तुम्हारा एनाप्लास्टिक ट्यूमर अराइज हुआ, यानी कि वो वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, तो उसमें हो ये सकता है कि या तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन जो तुम्हारा रिलीज़ कर रहा था वो थायरॉक्सिन नहीं रिलीज़ करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, न्यू अक्वायर्ड फंक्शन, ठीक है। अब जैसे थायराइड ग्लैंड भी तुम्हारा मान लो इंसुलिन सिक्रीट करना चालू कर दिया, क्योंकि उसके क्रोमोसोम्स में चेंज आया, उसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज आया, और जेनेटिक मटेरियल ही सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हो सकता है कि कुछ म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हुई हों और उसके कारण जैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर रहता है एक तुम्हारा पैनक्रियास सेल का, वैसा कुछ सेल्स में आ गया हो यहाँ जो एनाप्लास्टिक थे, तो इसलिए क्या करेंगे कि नया फंक्शन एक्वायर कर लिए जो कि एंटिसिपेटेड नहीं था, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस कर सकते हैं फीटल प्रोटीन, ठीक है, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं जो नॉर्मली प्रोडक्शन अदर टाइप ऑफ सेल से हो रहा था, नॉर्मली प्रोड्यूस्ड इन अदर टाइप ऑफ सेल, ठीक है, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा, इसमें मतलब फीटल प्रोटीन भी हो सकता है, जैसे कि जो हमारी फीटल लाइफ में बॉडी में मिलता है वैसा कोई प्रोटीन रिलीज़ कर रहे हो, ये जो नया फंक्शन उन्होंने एक्वायर किया है वो उसमें, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल टिश्यू कैसे ट्यूमर में ट्रांजिशन होता है उसका। तो नॉर्मल टिश्यू में होता है मेटाप्लेशिया। मेटाप्लेशिया क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विद अदर टाइप, ठीक है, मेटाप्लेशिया होता है। फिर डिस्प्लेशिया होता है, दैट इज़ एबनॉर्मल ग्रोथ, इंक्रीज डेंसी रेशियो, लॉस ऑफ सेल पोलैरिटी, ये सब डिस्प्लेशिया का फीचर है, ठीक है। देन एनाप्लेशिया होगा, लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, देन फाइनली वो ट्यूमर बन जाएगा, ठीक है। अब एक ये आता है टर्म कार्सिनोमा इन सीटू। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब क्या होता है कि इसमें सीवियर डिस्प्लेशिया हुआ है which involves full thickness of the epithelium but the lesion does not penetrate the basal membrane, यानी कि तुम्हारा एपिथेलियम लेयर जो है उसकी पूरी थिकनेस को तो अफेक्ट किया है, पर बेसमेंट मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके आगे नहीं पहुंचा है, पूरे टिश्यू में नहीं आया, ठीक है। इफ़ बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी पेनिट्रेट कर देता है तो वो उसको हम बोलते हैं इन्वेजिव कैंसर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्वेजिव कैंसर। अब बेनाइन ट्यूमर का एक और फीचर रहता है कि वो एनकैप्सुलेटेड रहता है, यानी कि उसके चारों तरफ कैप्सूल रहता है, ठीक है, ऐसा कैप्सूल रहता है, वो एनकैप्सुलेटेड रहता है, तो उसकी जो बाउंड्री रहती है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड रहती है, वेल जो है वो अच्छे से डिस्क्रीट रहती है, काफ़ी अच्छे से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्यूमर डिस्क्रीट होता है, पाल्पेबल होता है, मूवेबल होता है, तो ये इससे क्या फ़ायदा होता है कि सर्जिकली हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।